चैप्टर 13.3 पढ़ना है हम लोगों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसी एक ठोस आकृति को जो है वो किसी अन्य आकृति में बदल दिया जाता है। जैसे गोला है, गोले को पिघला के शंकु बनाया जाए, या शंकु को पिघला के बेलन बनाया जाए, या फिर बेलन को पिघला के जो है गोला बनाया जाए। ऐसी विभिन्न आकृतियों को एक से दूसरी आकृति को बनाने के लिए बात की जानी है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक धातु का गोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धातु के गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर धातु के गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना 4.2 सेंटीमीटर। मतलब एक गोला है, ये एक क्या है, ठोस गोला है। इससे क्या बनाया जा रहा है, इससे एक बेलन बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2 मीटर की, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 4.2 मीटर की है, और इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर की। इसकी ऊंचाई मान ली जाती है कैपिटल एच। तो आपसे पूछ रहा बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद फिर धातु के गोले को पिघलाकर, धातु के गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। अतः तो ये चीज याद रखिएगा कि जब किसी एक आकृति को या किसी एक ठोस को जो है पिघला के दूसरे ठोस आकृतियां बनाई जाती हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक चीज निश्चित होता है, वो होता है आयतन। आयतन सदैव बराबर रहेगा। अतः यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार धातु के गोले का आयतन, धातु के गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब आगे बात की जानी है कि धातु के गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे लिखेंगे 4/3 पाई। अब देखिए धातु के गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्यूब। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच माना गया है। इसके बाद की बात करनी है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 4/3। आर की वैल्यू जो है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। कैपिटल आर कितना है, 6 इंटू 6 इंटू एच। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे, ये कटेगा, 3 इकन्ने 3, 3 चौक 12, 1.4। तो ये हो गया 4 गुणा 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2। अब देखिए 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, बराबर एच। 6 सते 42 और 6 सते 42। इसका हम लोग गुणा कर लें, ऐसा आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 4 इंटू 1.4, 4 इंटू 1.4। इसके बाद ये हो गया 7.49 बराबर एच। अब इसको लिखेंगे 4 गुणे 14 9 108। ये कितना हो जाएगा, 0.686 इज इक्वल टू एच। अब
ये बराबर किसके हो गया, एच के। इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 छम 24 के 4 हासिल 2 और 4 अठे 32 33 34 के 4 हासिल 3 4 छम 24 3 27 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो इतना। यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई, एच बराबर 2.744 सेंटीमीटर। ये आपके इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, जो इस ठास गोले को पिघला के बेलन में बदला गया है। ये चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो डाउन क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 3 गोले हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यानी 1 2 3 गोले हैं, इनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 6 8 और 10। 6, इसकी 8 और इसकी 10, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर। तो लिखेंगे पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। ठीक, तो प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि इन तीनों गोलों को पिघलाया गया, उसके बाद एक बड़ा गोला बनाया गया। यानी कि तीनों ठोस गोलों लिखेंगे यहाँ, तीनों छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। अब इसलिए हर बार ये चीज़ें लिखनी जरूरी भी नहीं होती है कि 3 ठोस गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता, अतः इनका आयतन बराबर होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार लिख के। इसका मतलब क्या हुआ, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब देखेंगे अगर यहाँ से, तो 4/3 कॉमन हो जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई, इस 4/3 पाई कैंसल हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। अब इसका हो जाएगा 6 क्यूब होता है 216 प्लस 8 क्यूब होता है 512, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512 प्लस 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 बराबर कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ से देखेंगे इन सबको हम ऐड कर लें। ठीक, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 8, इसके बाद 1 1 2 5 2 7 7 1 1728, ये हो गया। क्यूब रूट निकालना है तो इसे लिख सकते हैं R बराबर घन रूट 1728। ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा वाला गोला बनेगा इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर आएगी। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो अब क्या किया जा रहा है कि एक कुआं खोदा गया,
तो कुआं खोदा गया तो कुछ कुछ इस तरीके का कुआं ए बी। इसका व्यास टोटल कितना है 7 मीटर और 20 मीटर गहरा है। ये गहराई जो हो गई ये 20 मीटर हो गई कुएं की। इसके बाद की बात करनी है, ठीक। इतना हो गया। इसके बाद इसको खोदने से जो मिट्टी निकलती है, मिट्टी को जो है कुछ इस तरीके से एक चबूतरे के रूप में उसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मिट्टी को फैलाकर 22 बाई 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक, एक चबूतरा बना दिया गया 22 बाई 14, ये 22 मीटर और उसके बाद ये 14 मीटर का। अब बात की जा रही है कि आपको एक चीज, चबूतरे की ऊंचाई है, चबूतरा जो है कितनी ऊंचाई तक बनेगा। इस पर ला के मिट्टी हम रखेंगे तो ये कुछ ऊंचाई जो है लेगा, उसकी ऊंचाई h मान ली जाएगी। तो यहां से लिखेंगे कुएं की गहराई, कुएं की गहराई को h से लिख लिया जाए, h बराबर 20 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक, या 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर रहेगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद चबूतरे, चबूतरे की लंबाई कैपिटल L बराबर 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई बराबर कितना हो गया 14 मीटर। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो कुएं से मिट्टी निकाली जाती है खोद के, वही मिट्टी यहाँ क्या कर ली गई, ऐसे जैसे ये मान लो इसके ऊपर लाके ऐसे डाल दी गई, डालने से चबूतरा बनाया गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, ठीक, क्योंकि इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, यानी मिट्टी का आयतन यानी कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो यहां से लिखेंगे पाई r² h बराबर, ये क्या हो जाएगा चबूतरे का आयतन, चबूतरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे चबूतरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो डायरेक्ट चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी LB इंटू ऊंचाई को h मान लिया जाए LBH, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2, h 20 बराबर यहाँ कितना है 22 गुणे 14 गुणे कैपिटल H। 7 से 7 कट गया, 2 से 10 कट गया, 2 से 5, 110 गुणे 7 बटा, इसको इधर लाएंगे 22 गुणे 14 बराबर H, 7 दूना 14, इसको काटेंगे 11 दहम्मा 10 और 11 दूना 22, तो ये हो गया 10/2 बराबर कैपिटल H, 10/2 दूना 4, इसको इससे काटेंगे 4 दूना 8, 4 पंचे 20 मीटर बराबर H, यानी आंसर कितना आया 2.5 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। ये कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। तो मान लेते हैं 14 मीटर गहराई तक एक कुआं जो है वो खोदा गया है।
इस तरह से ये कुआं इस तरह से खोदा गया है। व्यास कितना है? व्यास दिया गया 3 मीटर, 3 मीटर का व्यास है और 14 मीटर की गहराई तक कुआं खोदा गया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि इससे निकली मिट्टी, यानी कुएं से जो मिट्टी निकल रही है, मैं पिछले क्वेश्चन में चबूतरा बनाया था, इसमें क्या कह रहा है 14 मीटर गहराई, कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, यानी कि कुछ इस तरह से 4 मीटर चौड़ी करके जो है, जैसे यहां से यहां तक की लेंथ, ये टोटल कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो बांध की ऊंचाई मान लेते हैं, ये बांध की ऊंचाई कुछ इतनी होगी, ये बांध भी तो वृत्ताकार बनेगा, ठीक, ये बांध भी कुछ इस तरह से वृत्ताकार बनेगा। ये तो वही ऊंचाई पूछी जा रही है, इस रिंग वलय की जो है ऊंचाई कितनी बनेगी। मान लो इसको यहां से मिटा के ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक, उसके बाद इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा तो वृत्ताकार वलय कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो वलय बनता है इसकी आपको ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या कितनी भाई, जब व्यास 3 है तो कुएं की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर मीटर। उसके बाद कुएं की गहराई की बात करनी है, कुएं की गहराई हो जाएगी h बराबर 14 मीटर। और वलय, अब ध्यान से देखिएगा, कुएं के चारों तरफ किया गया, यानी कि वलय की एक बाह्य त्रिज्या बनेगी, एक आंतरिक त्रिज्या बनेगी, ठीक है। तो वलय की बाह्य त्रिज्या, वलय की बाह्य त्रिज्या को हम स्मॉल r2 मान लें, ठीक। बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 3/2, और 3/2 को अगर लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 प्लस में 4 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 5.5, ठीक। अरे भाई 4 मीटर इधर चौड़ी है, 1.5 मीटर इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक वृत्ताकार वलय की बाह्य त्रिज्या, और वलय की जो आंतरिक त्रिज्या होगी, आंतरिक त्रिज्या r1, ये आंतरिक त्रिज्या r1 जो हो जाएगी वो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, 1.5 मीटर। आंतरिक त्रिज्या इस कुएं की त्रिज्या के बराबर होगी। तो प्रश्नानुसार कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर वलय बनाने में लगे मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन, एक चीज आप वैसे भी लिख सकते हो, कुएं का आयतन बराबर वलय का आयतन, क्योंकि उसी मिट्टी से वो बन रहा था, यानी कि कुएं से निकली मिट्टी का आयतन वलय बनाने में लगी मिट्टी का आयतन दोनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के लिए, कुआं बेलनाकार है इसलिए पाई r² h लगेगा। अब ये वलय का आकार है यानी कि खोखला बेलन, तो यहाँ लगेगा पाई r2² माइनस r1² इंटू h। वृत्ताकार वलय की जो ऊंचाई है ये h मान लीजिए, h कर देंगे। अब पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, r का मान कितना है 1.5 इंटू 1.5 h 14। अब यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे r2 स्क्वायर का मान 5.5 का स्क्वायर
माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। अब इसको ऐसे ही रहने दो, 1.5 इंटू 14। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1.5, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच। ये हो गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। अब ये कितना होगा, 5 1 6 7 गुणे, इसमें से इसको माइनस करें कितना मिलेगा, 4 इंटू एच। अब ये इधर आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, और ये कितना 7 और 4 इक्वल टू एच। 7 दूना 14, 2 दूना 4, ठीक। और ये हो गया 15 का स्क्वायर करेंगे 2.25 बाई 2 बराबर एच। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1.125 मीटर बराबर एच। यही आपका आंसर हो जाएगा। वृत्ताकार वाले की चौड़ाई ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 1.125 मीटर। अगला सवाल देखते हैं हम, 5 नंबर। ये कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक 12 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार बर्तन है। व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6, और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो लिखेंगे पहले कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई, त्रिज्या R6, ऊंचाई जो हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर। ये हो गया। से आइसक्रीम, इसमें पूरे आइसक्रीम भरा हुआ है, और इससे 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है। यानी कि एक शंकु है, इस तरह से शंकु है जिसका व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है 6 नहीं, ये 6 सेंटीमीटर व्यास है, और ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु में भरा जाना, यानी इसमें से आइसक्रीम निकाल के इस शंकु में भरना है। तो जब आइसक्रीम इसमें से निकाल के इस शंकु में भरेंगे तो जाहिर सी बात है, तो हमें बताना है कितने शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है। जैसे आप लोग गर्मियों के सीजन में कुल्फ़ी खाते हैं, ठीक है, वो आता है बर्फ़ निकाल के उस कुल्फ़ी में भरता है कोनिक सेक्शन के आकार, वही सेम चीज़ें यहाँ कही गई हैं। तो हम लिखेंगे शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को कैपिटल एच मान लिया जाए, ठीक। आपको मानना है, आप कुछ भी मान लो। ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर मानो, क्योंकि स्मॉल आर इसे मान चुके हो। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब बड़े छोटे के पीछे परेशान ना, आपको मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इसमें से भर के इसमें भरना है शंकुओं की संख्या। जब भी संख्या की बात आएगी तो आप हमेशा याद रखिएगा एक फार्मूला, संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा कुल बटा 1, कुल बटा यानी कुल आयतन बटा 1 का आयतन, ठीक है, और ये भी जो भी पदार्थ होगा उसका आयतन। ये शॉर्ट में फार्मूला है। अब ये कह रहा है आइसक्रीम में भरा जाना है, जो इसमें आइसक्रीम भरी जानी है जिसका ऊपरी सिरा, इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, यानी आइसक्रीम पूरा नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रख दिया जाता है, तो ये ऊपर आइसक्रीम और भर दी गई, तो अर्धगोले जैसा बनता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी,
अर्धगोले की त्रिज्या भी कैपिटल आर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना इस शंकु की त्रिज्या होगी उतना इस अर्धगोले की भी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार इसमें दो चीजें होंगी कि अब हम क्या लिखेंगे, शंकुओं की संख्या, इसको इस तरह से लिखें, आइसक्रीम से भरे शंकु की संख्या बराबर बेलनाकार बर्तन में भरे शंकु, भरे आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन बटे, ध्यान दीजिएगा बटे में क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन तो रहेगा, उसके बाद अर्धगोले का आयतन भी इसमें ऐड होगा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो इसमें लिख दिया जा रहा है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आप आइसक्रीम इस शंकु में भरते हैं अंदर तक, उसके ऊपर से जो है थोड़ा सा और एक चम्मच निकाल के रख दिया जाता है जो अर्धगोले के आकार का हो जाता है। तो यहाँ से ऊपर वाला हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, नीचे का हो गया 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू 4/3 नहीं 2/3, क्योंकि अर्धगोला है, पाई ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच और पूरे का बटा, ध्यान से देखिए 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे अगर, तो फिर आगे क्या होगा 1/3 पाई कॉमन करेंगे तो बच रहा है आपका आर स्क्वायर एच प्लस, ये प्लस का साइन यहाँ रहेगा क्योंकि प्लस अर्धगोले का आयतन है, 2r क्यूब। एक मिनट, यहाँ से देखिए ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एच प्लस 2r। अब यहाँ पाई से पाई कट गया। अब चलिए मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे ये 6 × 6 × 15 और ये पूरे का बटा हो जाएगा 1/3 इंटू आर क्यूब का आर का मान है 3 × 3, एच का मान है इसमें कितना, एच का मान है 12 प्लस 2 × 3। तो इसे यहाँ देखिए तो 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, तो ये हो गया 6 दूना 12 × 15 और पूरे का बटा हो गया 12 प्लस 6। तो आगे इसे 12 × 15 ही रहने दें, बटे 12 6 18। अब इसको इससे काटेंगे तो 6 से कटेगा 6 1 18, 6 दूना 12 और ये 3 × 5 15, तो 5 दूना 10। 10 शंक की जो है वो भरे जा सकते हैं, जिसमें आइसक्रीम 10 शंकों में भरी जाएगी, जिसमें अर्धगोले के रूप में ऊपर लगा दी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बीमाओं 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ बनाने के लिए, मतलब क्या है कि हमें एक घनाभ बनाना है, इस तरह का एक घनाभ बनाना है जिसकी बीमा कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर।
के लिए घनाभ चांदी के कितने सिक्के, चांदी का एक सिक्का है, ये थोड़ा सा और पतला रहेगा, ये और ये चांदी का एक सिक्का है। तो लिखेंगे सिक्के की त्रिज्या, सिक्के की त्रिज्या बराबर 1.75 बटा 2 सेंटीमीटर, ये सिक्के की त्रिज्या हो गई। और सिक्के की मोटाई, मोटाई का मतलब ये 5 रुपए के सिक्के की अगर बात करें थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये मोटाई इसकी ऊंचाई बनेगी। और इसे लिखेंगे हम यच बराबर कितना, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। पैमाना तो याद ही होगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, तो 10। अब उसके बाद घनाभ, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 5.5 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार आपको हमने बताया कि अब क्या है, इस सिक्के को पिघला के इतना आकार वाला शंकु बनाना है, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो सिक्कों की संख्या बराबर कितना चाहिए आपको, इतना बड़ा बनाना है, तो घनाभ यानी कुल आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन, बटे एक सिक्के का आयतन। ये हमेशा याद रखिएगा, सिक्कों की संख्या कुल आयतन बटा 1 का आयतन। तो कुल आयतन मुझे इतना चाहिए, एक सिक्के का आयतन इतना है, सिक्के को पिघला के ही ये घनाभ बनाया जा रहा है, तो घनाभ का आयतन LBH बटा पाई R स्क्वायर H। सिक्का जो होगा उसे हम गोलाकार नहीं लेंगे, वृत्ताकार नहीं लेंगे, लेंगे क्या, बेलनाकार सिक्का होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। LBH L 10 गुणा 5.5 गुणे 3.5 और पूरे का बटा, पाई का मान कुछ बोला तो नहीं, 22/7 ही बोला है, तो कोई बात नहीं, 22/7 गुणे स्मॉल r का मान 1.75/2 गुणे 1.75/2 गुणे 0.2। अब देखिए, इस 2 से इस 2 को कट करेंगे 0.1 मिलेगा, इस 2 से इसे 11 ओवर, देखिए कितना बचा, 10 गुणे 5.5 गुणे 3.5 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, ये हो गया 11 गुणे 0.25 गुणे 1.75। अब यहाँ देखिए, इसका दशमलव हटा है, इसका दशमलव हटा है, इसका दशमलव हट गया, तो ये काट दिया 11 पचे 55, 5 से काट दिया इसको 25, और इस 5 से इसको काट दिया 7, तो ये कितना हो गया 10 गुणे 7 बटा 1.75, इससे इसको काटेंगे 0.25, तो ये बराबर हो गया 10 बटा 0.25, से लिख सकते हैं 10 बटा 25 गुणे ऊपर 100, 25 चौका, हाँ ये हो जाएगा 25 चौका 100, और यहाँ, हाँ यहाँ थोड़ा सा ये मिस पॉइंट हो गया है, 0.1 लिखना छोड़ दीजिए, इंटू में 0.1 रहेगा ही साथ में, और इंटू में 0.1 रहेगा, तो ये 3 000, ये 40, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 400 सिक्के।
ठीक, ये 400 सिक्के आपको क्या करने होंगे, उसके लिए पिघलाने पड़ेंगे। ठीक, नोटेड डाउन। अगला सवाल है 7 नंबर। ये कह रहा है कि 32 मीटर ऊंची और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी से रेत भरी हुई है। एक बेलनाकार बाल्टी है, त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, नहीं ऊंचाई है, त्रिज्या है 18, ऊंचाई है 32। ये एक बाल्टी है, रेत से भरी हुई है। इसको क्या किया जा रहा है, एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जा रही है। कितनी ढेरी बनाई जाती है, तो इस तरह की एक शंक्वाकार जो है ढेरी बनाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस ढेरी की एक का ढेरी बनाई जाती है, इसकी त्रिज्या r और इसकी त्रिज्या ऊंचाई l मान लेते हैं। तो लिखेंगे बाल्टी की त्रिज्या, और बाल्टी की त्रिज्या आपके पास दी गई है कितनी 18 सेंटीमीटर, और बाल्टी की ऊंचाई, इसकी त्रिज्या r मानो, इसकी ऊंचाई को कैपिटल H मान लो। बाल्टी की त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल H कितना है 32 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी, ढेरी की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 24 सेंटीमीटर, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। प्रश्नानुसार बाल्टी में भरे रेत का आयतन बराबर ढेरी का आयतन, ढेरी का आयतन। ढेरी शंक्वाकार है तो चाहे शंक्वाकार ढेरी का आयतन लिख लो। ठीक है, तो अब देखिएगा इससे यही ढेरी बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H बराबर ढेरी शंक्वाकार है तो 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर H। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल R का मान 18 गुणे कैपिटल H 32 बराबर 1/3 गुणे R स्क्वायर गुणे H का मान आपका 24 आ गया। 3 8 24, तो ये 18 गुणे 32 बटा 8। अब इसको अगर हम काटना चाहेंगे तो कितने से काट दिया जा, 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूना 16 दूना 32। अब इसको हम काटेंगे तो 2 9 18, फिर यहाँ 2 2 9 18, यानी 9 गुणे 9 गुणे 16 बराबर R स्क्वायर। अब देखिएगा इसको 9 गुणे 9 गुणे 4 भी लिख सकते हैं बराबर R स्क्वायर। तो R बराबर हो जाएगा √ 9 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 4, जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो 9 गुणे 4, R का मान R बराबर 36 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आ गई कितनी 36 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या करना है, अच्छा इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है √ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R का मान कितना है 36 का वर्ग प्लस H का मान कितना है 24 का वर्ग। तो 36 का अगर हम करेंगे तो 1296 प्लस 24 का करेंगे तो 24 का स्क्वायर आपको याद ही होगा 24 576। अब 576 के साथ 1296 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1872। 1872 का वर्गमूल निकाल लो। 1872 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, लगभग नियर अबाउट 43.26 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी नहर। तो सबसे पहले नोट कर लें क्या चीज़ें दी गई है। नहर की चौड़ाई
नहर की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई b बराबर 6 मीटर। और नहर की गहराई दी गई है। नहर की गहराई, गहराई बराबर, इसे स्मॉल h मान लो, इसे कैपिटल B मान लो। h बराबर 1.5 मीटर। और पानी का वेग, पानी का वेग, तो पानी का वेग v बराबर कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर हम मीटर प्रति मिनट या सेकंड में चेंज करना चाहें तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 गुणे 5/18। तो 2 पंचे 10, 2 नवा 18, तो ये हो जाएगा 25/9 मीटर पर सेकंड। यानी अब यहाँ से देखिए, ये जो नहर है आपकी, ये ठीक, नहर का मुख ओपन करो। ये जो नहर है आपकी, ठीक, इस नहर से पानी जो है वो निकलता है। इस तरह से नहर है, नहर से पानी निकलता है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यह कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाएगी। इस एरिया में पानी जा रहा है जिसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई, पानी की ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर इस खेत में। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल एरिया सिंचाई कर पाएगी। तो आसान तरीका है, सबसे पहले नहर से 1 मिनट 30 मिनट में निकलने वाले पानी का आयतन पता कर लें। तो जितना पानी निकलेगा आयतन का, उतना ले चल के उस क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से जितना पानी आएगा उतना पानी तो उस क्या करेगा, सिंचाई के लिए प्रयुक्त होगा। तो अब इसका ऊंचाई दी गई, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हम जानते हैं आयतन होता ही है। तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे नहर से निकलने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन। नहर से, ये ध्यान दीजिएगा, पहले 1 सेकंड में निकलने वाले, 1 सेकंड में निकलने वाले पानी के आयतन। फार्मूला क्या होता है? नहर का क्षेत्रफल गुणे पानी का वेग। ये फार्मूला याद रखिएगा, नहर का क्षेत्रफल गुणे पानी का वेग। क्यों? क्योंकि अगर ये नहर है, नहर से पानी हम बहने ना दें तो ये पानी भी तो इसी तरह से इसमें स्थिर रहेगा। तो ये भी एक घनाभ का आकार होगा, LBH होता है, LBH। चौड़ाई और गहराई दी गई, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 1 सेकंड के लिए पानी खोलेंगे तो 1 सेकंड में खट से कितनी दूर जाएगा? जितना उसका वेग होगा। तो वही वेग गुणे क्षेत्रफल हो। नहर का वेग कितना? नहर का क्षेत्रफल 6 गुणे 1.5 गुणे पानी का वेग 25/9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, क्योंकि चौड़ाई गुणे ऊंचाई नहर का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से इसको हम काट दें, 3 पचे 15, 5 दूना 10 बराबर 25, 5 दूना 10, 1.25 गुणे 1.0 बराबर 25 घन मीटर क्षेत्रफल की वो सिंचाई करेगा। कितने समय में करेगा? तो भैया वो समय है 1 सेकंड में। अब आधे घंटे में बात कर रहे हैं, तो आधे घंटे में, सॉरी 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है? 25 घन मीटर पानी निकलेगा। तो अब वही आधे घंटे में निकले पानी का आयतन ज्ञात कर लें। ठीक है, तो हम लिखेंगे 30 मिनट में नहर से निकले पानी का आयतन। और आप जानते हो 1 सेकंड में 25 निकल रहा है, 30 मिनट में कई सेकंड होता है? 30 मिनट में सेकंडों की संख्या होती है 36 1800 सेकंड होता है। इतना आयतन पानी जो है वो निकलेगा 30 सेकंड में घन मीटर। ठीक, अब इसके बाद प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि भाई ये जो नहर से पानी निकलेगा वही
इस क्षेत्रफल को सिंचाई कर रहा है। तो यानी कि नहर, हाँ, 30 मिनट में नहर से निकले पानी का आयतन बराबर सिंचित क्षेत्र, यानी सिंचाई किए गए क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र में पानी का आयतन। अब देखो नहर से निकले पानी का आयतन कितना हो गया, 25 गुणे 1800, ठीक, बराबर सिंचित क्षेत्र का पानी, यानी कि सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणे पानी की गहराई। उसने कहा था ना 8 सेंटीमीटर पानी भरा रहेगा। पानी की गहराई, कितनी गहराई तक पानी भरा, 8, या पानी की ऊंचाई मान लो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, पानी की ऊंचाई। तो सिंचित क्षेत्र में पानी, जैसे ये क्षेत्र सिंचना है जिसमें पानी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक होनी चाहिए। तो अब यही 25 गुणे 1800 बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 8 मीटर में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ लिख लो सिंचित क्षेत्र में पानी की छोड़ो 8/100 कर लो, 8/100 कर लो। अब इसको 8 को इधर लेके चले, क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 1800, और ये 100 यहाँ गुणा करेगा बटा ये 8 से यहाँ आएगा, 25 से काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और ये हो गया 25 चौका 100, और 2 9 18, 900। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 गुणे 900 बराबर ये क्षेत्रफल हो गया, ये भी बराबर क्षेत्रफल हो गया। इसका गुणा भाग कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 2 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 9 छक 54, 55 और 56 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल की सिंचाई जो है वो की जाती है। 56 25 00 वर्ग मीटर। अगर आपको जो है चाहिए कि कितना हेक्टेयर में अगर लिखना चाहोगे तो भैया क्या करना है 10,000 से भाग करना है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 10,000 56.25 अगर 1 वर्ग मीटर नहीं 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो गया 1/10,000, 10,000 हेक्टेयर, ये चीज सी हेक्टेयर। तो ये बताइए 56.25 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/10,000 गुणे 56.25 तो बराबर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली एवं 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास इतने वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यानी कि एक बेलनाकार टंकी किसान के खेत में है, ये बेलनाकार टंकी है किसान के खेत में, जिसकी बात की जा रही व्यास कितना है तो व्यास है 10 मीटर और इसकी गहराई कितनी है, गहराई है 2 मीटर। इसको भी क्या करता है एक नहर से जोड़ता है, तो नहर से पानी आता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे नहर नहर से जो है एक इस तरह की पाइप द्वारा वो जोड़ देता है, ठीक। तो ये नहर अगर यहाँ है तो इस पाइप को एक
गोल पाइप से ले आके इसे टंकी को जोड़ता है। ये गोल पाइप से पानी यहाँ से गिरता है। तो कहा जा रहा है पाइप का जहाँ से ठीक। तो अब हम देखते हैं, इसमें चित्र इस तरह से बन जाएगा। पाइप का व्यास, पाइप का व्यास कितना हो गया 10, सॉरी पाइप का व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर। ठीक। तो यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10.1 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद टंकी, जो बेलनाकार टंकी है, टंकी की त्रिज्या, टंकी की त्रिज्या, इसे स्मॉल आर इसे कैपिटल आर लिख ले। टंकी बड़ी है इसलिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर से 10 मीटर व्यास, यानी कि 5 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। और गहराई कितनी होगी टंकी की, टंकी की जो गहराई होगी वो h बराबर दिया गया है 2 मीटर। टंकी की गहराई 2 मीटर है। ठीक। अब ये कह रहा है कि यदि पाइप से पानी का वेग, पानी का वेग कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर 3 गुणे 5/18 कर देंगे, तो 3 छक 18 बराबर ही हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकंड। 5/6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी पानी का जो वेग आ रहा है वो 5/6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी का वेग है। तो अब आगे बात करनी है हम लोगों को। तो यदि तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो पहले ये ज्ञात कर ले कि 1 सेकंड में कितना पानी आयतन वो निकल रहा है, तो उसी आयतन को टंकी के आयतन से भाग कर देंगे तो हमें टाइमिंग पता चल जाएगी। तो प्रश्नानुसार, या फिर पहले हम ज्ञात करें कि पाइप से 1 सेकंड में निकले पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाइप का क्षेत्रफल गुणे पानी का वेग। ये हमेशा याद रखिएगा, वेग की बात करेगा तो जिस भी चीज से पानी बह रहा है उसका क्षेत्रफल गुणे पानी का वेग कर देंगे। अच्छा, पाइप का क्षेत्रफल अब आप निकाल नहीं पाओगे, तो इसलिए भाई वृत्ताकार होगा ना, पाइप है ये वृत्ताकार है, इसी से पानी आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, पानी का वेग 5/6। तो ये हो गया पाई आर का मान हो गया गुणे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 5/6 बराबर ही हो गया 10.05/6 पाई घन मीटर। और उसके बाद यहाँ से हम टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। टंकी का आयतन बराबर ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई को पाई रहने दो क्योंकि वहाँ भी पाई मिल जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान 5 का वर्ग गुणे एच का मान 2, ये हो गया 25 गुणे 2 पाई बराबर 50 पाई घन मीटर। तो यहाँ लिखेंगे टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय बराबर क्या होगा, टंकी का आयतन बटे 1 सेकंड में पाइप से निकले पानी का आयतन, ये इतना हो गया। अब टंकी का आयतन कितना है, 50
पाई बटा इसका कितना है 0.05/6 पाई। पाई से पाई कट गया, आगे इसे लिख सकते हैं 50/0.05 गुणे 6। अब ये आगे लिखा जाएगा 50 गुणे 6 बटा, इसे 5 लिखेंगे, कई जीरो बढ़ाएंगे 2 जीरो, क्योंकि यहाँ दशमलव था इसलिए 2 जीरो बढ़ा दिए, 5 दहम 50। अब ये ओवरऑल कितना हो गया बराबर 600 गुणे 10, 6000 सेकेंड। अब आप इसे जिस तरह से बदलना चाहो, उतने घंटे में बदलना चाहते हो तो घंटे में बदल दो, मिनट में बदलना चाहते हो तो मिनट में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। तो यहाँ से 6000 सेकेंड बराबर लिखेंगे 1/60 गुणे 6000। 1 से ये कटा, 6 गुणे 100 बराबर 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब इसे आप 1 घंटा 40 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, कंप्लीट हुआ।